हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के भाग 14 में आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, फ्राइड ने प्राथमिक परिचय का स्तर समाजीकरण की किस अवस्था को कहा। इस टॉपिक में हम विशेषकर सोशलाइजेशन पर कंसंट्रेट करेंगे। तो फ्राइड ने प्राथमिक परिचय का स्तर समाजीकरण की किस अवस्था को कहा है, तो वो किसको कहा है, मौखिक अवस्था को कहा है। और ये मौखिक अवस्था 0 से 1 साल तक की होती है, जन्म से लेकर 1 साल तक। और इसे समाजीकरण की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। मौखिक अवस्था ओरल स्टेज है, वो प्राथमिक स्टेज है। प्राथमिक परिचय का स्तर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो दुनिया से पहली बार परिचित होता है। मौखिक अवस्था इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसमें बच्चा बोल नहीं पाता, वो केवल इशारों के द्वारा अपना जो सुख दुख भूख प्यास आदि के बारे में बताता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माँ बालक के लिए साधक नेता होती। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मदर इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंटल लीडर फॉर हिज चाइल्ड इन विच स्टेज। इन विच स्टेज कह लेगा, किस अवस्था में, तो एनल स्टेज में। कौन से स्टेज में माँ बालक के लिए साधक नेता के रूप में होती है, तो वो सोच अवस्था में होती है। और ये पूछ ले, माँ बालक के लिए साधक नेता के रूप में होती है, ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, जॉनसन ने कही थी। तो इसमें आप देखिए, जॉनसन हमने लिख रखा है यहाँ पर। सोच अवस्था ये अलग अलग है, अलग अलग देशों में 3 साल से भी शुरू होती है या फिर 1 साल से भी शुरू होती है। ये इसे द्वितीय अवस्था भी कहा गया है। और इसमें साधक नेता का मतलब ये हो गया, ये सोच अवस्था के बारे में पहले आप समझिएगा। इस अवस्था में बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी साफ सफाई सोच आदि का ध्यान खुद रखे, अपने आप को खुद संभाले। इसीलिए इसको एनल स्टेज या सोच अवस्था कहा गया है। साधक नेता का मतलब ये हुआ, बच्चा किसी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी माँ के ऊपर निर्भर है, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी माँ के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन की भावना बच्चों में किस स्तर पर विकसित होती है। तादात्मीकरण का मतलब होता है भी कोई भी भूमिका बच्चा निभा रहा है, जैसे दूसरों को देखकर बच्चा सीखता है और अपनी भूमिका, अपना उत्तरदायित्व परिवार के दूसरे लोगों के साथ वो निभाना सीखता है, तो उसको तादात्मीकरण कहते हैं, अपने आप को पहचानने की जो स्तर है। तो ये कौन सी, ये तृतीय अवस्था है। इसको ओडिपल और आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी इसे कहा जाएगा। ये 13 से 14 वर्ष तक के होगी। और इसमें मातृरति या इडिपल स्तर भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, तीसरी अवस्था माडिपल इडिपल स्तर या फिर मातृरति है, इसको ऑडिपल आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा है वो अपनी भूमिका को पहचानने लगता है। अगला है, बच्चों में यौन भावना का विकास किस स्तर पर होता है, कौन सी अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है, तीसरी अवस्था में होता है, मातृरति या इंडिपल स्तर 13 से 14 वर्ष वाली में। अब इसके बाद यौन भावना का विकास या जो सेक्सुअल जो इमोशंस है उसका किस तरह से होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इंडिप्स कॉम्प्लेक्स, ये थोड़े ध्यान से देखना आप। ये दोनों बातें सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। अभी इंडिप्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जब यौन भावना 13-14 वर्ष में या तीसरी स्टेज में बच्चों के अंदर यौन भावना का विकास होता है, तो वो यौन भावना उस तरह से नहीं होती जैसे युवा बच्चों के अंदर होती है, यूथ के अंदर होती है। बल्कि इसमें क्या होता है, इडिप्स कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें पुत्र का माँ के प्रति प्यार होगा, मतलब ओपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होगा। तो इसमें जो पुत्र है वो किसके प्रति अट्रैक्ट होगा, माँ के प्रति अट्रैक्ट होगा। और इलेक्ट्रा में पुत्री है वो किसके प्रति अट्रैक्ट होगी, पिता के प्रति अट्रैक्ट होगी। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जो ये तीसरी अवस्था है, इसमें पुत्र का माँ के प्रति प्यार होता है, इसे इंडिप्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें पुत्र ये सोचता है भी माँ केवल मुझसे प्यार करे और मैं माँ से प्यार करूं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इसमें पुत्री ये सोचती है भी पिता केवल मुझसे प्यार करे। और जब इडिप्स कॉम्प्लेक्स में माँ पिता के प्रति, इन दोनों में यदि माता पिता के प्रति आपस में प्रेम होता है तो बच्चों को जलन होती है। क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं, पुत्र है तो वो चाहता है माँ मुझसे प्रेम करे, और पुत्री है तो वो चाहती है पिता मुझसे प्रेम करे। लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो प्यार है, ये सेक्सुअल जो इमोशंस है, ये यूथ जैसी नहीं होती। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, इलेक्ट्रा का मतलब इलेक्ट्रा लड़की, तो यहाँ पर लड़की का पिता के प्रति, और दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, इंडिप्स कॉम्प्लेक्स का मतलब पुत्र का या लड़के का माँ के प्रति। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा, पुत्री का पिता के प्रति प्यार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और पुत्र का माँ के प्रति प्यार इंडिप्स कॉम्प्लेक्स। और ये तीसरी जो स्टेज है उसी के हैं। इसके बाद हम देखें किशोरावस्था को, एडोलसेंस है, उसको तूफान व तनाव की अवस्था किसने कहा है, तो इसको किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था
और विचलन की अवस्था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के मन में बहुत सारा तूफान, भावनाएं हिलोरे मारती है, अलग अलग तरह का विचलन होता है, उसमें स्ट्रेस लेता है बच्चा, और उसे टू बी एंड नोट टू बी का क्वेश्चन उसके सामने होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चे के अंदर होती है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने क्या कहा, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नायक पूजा की प्रवृत्ति उफान पर होती है, या नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? तो किस अवस्था की है? किशोरावस्था या एडोलसेंस में नायक पूजा की प्रवृत्ति उफान पर होती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? परिवार को। या समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? परिवार को कहा गया है। ये बात किसने कही थी? टालकट पार्सन्स ने कही थी। और प्रथम पाठशाला कैसे? जैसे समाज के अंदर जो कुछ समाजीकरण सीखता है या बच्चा समाज के नियमों आचार व्यवहारों को सीखता है तो वो सबसे पहले परिवार में सीखता है। और बच्चे की प्रथम जो शिक्षक है वो माँ को माना गया है। परिवार में जैसे रीति रिवाज है, धर्म के बारे में है, आप बड़े छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करना है, वो सब चीज़ें बच्चा है वो कहाँ पर? परिवार में सीखता है। इसीलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली की प्रक्रिया, मतलब सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और वी कैन से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये बात किसने कही? जॉनसन ने कही थी। बच्चे के जन्म से पूर्व ही, मतलब माँ के पेट में या गर्भ में ही बच्चे का समाजीकरण शुरू हो जाता है। जैसे अभिमन्यु का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत किसका है? ये समाजीकरण का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम का है। सामूहिक का मतलब क्या होता है? पूरे समूह का। प्रतिनिधित्व का मतलब जो समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे? बहुत सारे विचार, मूल्य, आदर्श ऐसे होते हैं जिसके पूरे समूह के लोगों के द्वारा मान्यता दी जाती है और पूरे समूह के लोग उसका पालन करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है वो उस समूह में रहकर उस नियमों को, आचार व्यवहार को सीखता है। यदि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ जाता है, उस सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान या सामूहिक मूल्यों के खिलाफ जाता है, तो समाज के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ऐसे मूल्य जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे समूह द्वारा उनका पालन किया जाता है, उसे सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। और ऐसे मूल्यों को सीखना समाजीकरण कहलाता है। ये बात किसने कही? इमाइल दुर्खिम ने। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है समाजीकरण का, वो इमाइल दुर्खिम का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर 2-3 सिद्धांत ये बताए गए, सारे सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है भी किसका सिद्धांत है। और ये सभी सिद्धांत सोशलाइजेशन के हैं, समाजीकरण के हैं। स्वयं का आईना, सेल्फ मिरर थ्योरी है, ये किसकी है? चार्ल्स कूले की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1902 में, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। उस पुस्तक में इसका वर्णन किया था, स्वयं का आईना, चार्ल्स कूले ने। इसका मतलब स्वयं का आईना का मतलब जैसा हम शीशे के अंदर अपने आप को देखते हैं वैसा ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, विवेक समाज है वो एक दर्पण के समान है। व्यक्ति समाज में अपने बारे में लोगों से जानता है भी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि सारे लोग उसको ये सोचते हैं कि वो मूर्ख है या पागल है तो वैसे ही रिएक्शन करने लग जाएगा, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन, समाजीकरण उसी के अनुसार होगा। और यदि कोई ऐसे कहने, समाज उसके बारे में ऐसा सोचता है भी वो बहुत अच्छा है, चाहे वो अच्छा नहीं हो, तो फिर वो धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति स्वयं का आईना है। समाज व्यक्ति के लिए आईने के समान है और जैसा समाज उसके बारे में सोचता है वैसा ही उसका समाजीकरण होता है। ये चार्ल्स कूले के द्वारा सेल्फ मिरर थ्योरी दी गई थी। ये अमेरिका के रहने वाले थे। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है, J.H. मीड की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने स्व या स्व चेतना या आई मी या मैं मुझे सिद्धांत या सेल्फ थ्योरी है, ये सिद्धांत एक ही नाम है, ये सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था। जैसे स्व या स्व चेतना या आई एंड मी, मैं और मुझे, या सेल्फ थ्योरी किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। कौन सी पुस्तक में दिया इन्होंने ये सिद्धांत? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं आई एंड मी क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए एक बच्चा है, वो खिलौने के साथ खेलता है। छोटे बच्चे को आपने देखा हो, वो खिलौने के साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ करते हैं। इसका मतलब सवचेतना, उसे अपने बारे में वो चेतन या जागरूक नहीं है। वो ये सोचता है मेरे और बच्चे में कोई अंतर नहीं है, दोनों, मेरे और खिलौने में कोई अंतर नहीं है, दोनों हम समान हैं। तो ये आई मेक स्टेज है। परंतु धीरे धीरे उसे पता लगता है भी वो जैसे पेरेंट्स मेरे साथ व्यवहार करते हैं वैसा मैं रिएक्ट करता हूँ, वैसा वो खिलौना तो रिएक्ट नहीं कर रहा है।
तो धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास होता है और वो जान जाता है, स्वयं को पहचान लेता है भी खिलौने में और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये मुझे की अवस्था है, मतलब समाजीकरण की जो अवस्था है यहाँ पर वो मुझे की अवस्था है, मैं से मुझे की ओर अवस्था है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगला है इड, ईगो और सुपर ईगो का समाजीकरण का सिद्धांत किसका है? ये सिगमंड फ्राइड का है। सिगमंड फ्राइड कौन थे? एक मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं। इड का मतलब क्या होता है? इड अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, ये केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है किसी भी तरीके से। अच्छा बुरा तो ये जानता ही नहीं। जैसे मान लो एक बच्चों को आपने देखा हो, वो किसी का खिलौना झपट लेता है, कोई चीज़ हाथ में देखे वो झपट लेता है, क्योंकि वो समझता है ये सारी चीज़ें मेरी है। ईगो है, वो इड और सुपर ईगो के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक पुल का काम करता है। तो ईगो है, ये सामाजिक है, ये समाज के नियमों को जानता है, और सुपर ईगो है, ये इन दोनों के अंदर संतुलन स्थापित करता है। अब समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था? मान लीजिए इड है, वो क्या चाहता है? वो कहीं, इसकी इच्छा है भी कहीं पर रसगुल्ले पड़े और उसका खाने का मन हो गया, अभी मैं उठाकर खा लूँ। तो ईगो है, ये सामाजिक, इसका समाजीकरण होया हुआ है, ये इसको समझाएगा, ये मन की अवस्थाएं हैं। ये ईगो है, इड को समझाएगा भी ये गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि पकड़ा गया तो फिर ये किसको बताएगा? ये भी इच्छा पूरी करना चाहता है। ये क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान रख, जब आपकी तरफ कोई न देखे तो ये चीज़ उठाकर भाग जाना। इसका मतलब सही तो ये भी नहीं है। सुपर ईगो क्या है? ये सुपर ईगो इनमें बैलेंस का काम करेगा। सुपर ईगो है, वो इड की बात सुपर ईगो तक पहुंचाएगा, और सुपर ईगो क्या कहेगा? इड को कहेगा भी, यदि इसको सेटिस्फाई करेगा भी, यदि आपको गुलाब जामुन खाने, कोई बात नहीं आप खाइए, रसगुल्ले खाने, कोई बात नहीं आप खाइए, परंतु आप चोरी मत कीजिएगा, ये गलत काम है। तो वो उसे मनाता है भी, इसके लिए हमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी चाहिए भी, हमें चाहे पैसे दे वो, चाहे वो रसगुल्ले ला कर दे। तो ये क्या हो गया? सुपर ईगो। अब इसमें समाजीकरण क्या है भी, जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो हावी होगा, जिसमें सुपर ईगो बैलेंस्ड होगा, वो अत्यधिक समाजीकरण मिलेगा, जो सामाजिक मिलेगा वो बच्चा। और जिसमें इड हावी होगा वो गैर सामाजिक मिलेगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपराध में संलिप्त होते हैं, गैर सामाजिक कार्य करते हैं, गैर मानवीय कार्य करते हैं, तो उनमें इड हावी होता है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। ये कल्चर की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी गई यहाँ पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। हम अपने समाज की संस्कृति को जिस प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं उसे समाजीकरण कहा गया। समाजीकरण की डेफिनेशन है, उसे समाजीकरण कहा गया। तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन ये किसके द्वारा दी गई है? हरलम्बोस के द्वारा दी गई है। अब एक पुस्तक है सोशल कंट्रोल। ये सोशल कंट्रोल पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये E.A. रोस ने 1901 में लिखी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। तो सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किसने किया? E.A. रोस ने 1901 में सोशल कंट्रोल पुस्तक में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? E.A. रोस की है। कब प्रकाशित हुई? 1901 में। ठीक है। फोकवेज पुस्तक की, ये फोकवेज पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? समनर की है, 1906 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में भी इन्होंने क्या, सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया गया भी, जनरीतियाँ हैं, जनरूरियाँ हैं, उनके द्वारा हम समाज के ऊपर कैसे नियंत्रण रखते हैं। तो फोकवेज पुस्तक समनर के द्वारा लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है लास्ट, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर। ये 1902 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक किसकी थी? चार्ल्स कूले की थी। चार्ल्स कूले ने एक सिद्धांत दिया था, सेल्फ मिरर या आत्म दर्पण का सिद्धांत। तो इसी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। कौन सी पुस्तक में? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, 1902 में जो प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन आज हमने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से इनको देखना। कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।